तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज भी उस दहशत से भरी हुई रात को मैं कैसे भूल सकता हूँ जो मेरे लिए काफ़ी भयानक सिद्ध हुए थे। मेरा नाम अभय तिवारी है और उस दिन मैं अपने परम मित्र अर्जुन के साथ सिर्फ एक ट्रिप के चलते उत्तराखंड क्षेत्र की तरफ चल पड़ा था। उत्तराखंड के चंपावत जिले की हसीन वादियों के बीच ब्रिटिश काल में एक अस्पताल हुआ करता था जहां पर स्थानीय लोगों को मुफ्त में इलाज मिलता था, लेकिन इसके साथ ही यहां पर होती थी कुछ रहस्यमय रिसर्च। इस अस्पताल में ब्रिटिश काल में डॉक्टर डेथ कहे जाने वाले डॉक्टर मॉरिस मौत पर रिसर्च किया करते थे, जिसके बाद एबॉट माउंट में बना ये अस्पताल एक हॉन्टेड प्लेस बन गया और आज इसे हिंदुस्तान का सबसे हॉन्टेड अस्पताल कहा जाता है। इसके बारे में कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये एक ऐसा इलाका है जिस जगह पर जाने से लोग थर थर कांपते हैं। ये चंपावत जिले से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूर पर स्थित है, जिसे एबॉट माउंट के नाम से भी जाना जाता है। एबॉट माउंट को ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों ने बसाया था और दुनिया भर में इस जगह को इसकी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। ये कस्बा हिमालय और प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यहाँ से सबसे नज़दीक शहर लोहा घाट है जो करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस कस्बे को एबॉट माउंट जॉन द्वारा बसाया गया था, इसलिए इसका नाम माउंट एबॉट रखा गया। इस जगह पर आज भी उस समय की करीब 16 पुरानी हवेलियां मौजूद है। पास में बेहद खूबसूरत एक चर्च भी है और इसके निचले स्थान पर एक पुराना कब्रिस्तान बना हुआ है जहां पर 10-12 कब्रें हैं। यहाँ पर एक हॉस्पिटल के अलावा थोड़ी दूरी पर एक घर भी बना है जिसे लोग मुक्ति घर अथवा मुक्ति कोठी कहते हैं। केवल इन्हीं चीज़ों ने हमें वहां पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था और मैं अपने दोस्तों को उस स्थान पर जाने के लिए काफ़ी मना भी कर रहा था कि हमें उस जगह पर भूलकर भी नहीं जाना चाहिए, वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। मगर मेरा दोस्त अर्जुन मेरी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे तो सिर्फ हॉन्टेड जगह देखने की पड़ी थी। कई बार उसने मुझे बड़े बड़े खतरों में डाला था और हम दोनों एक ट्रिप के चलते आज उत्तराखंड तो पहुंच गए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि उत्तराखंड के इलाके में हमें ठीक से रुकने के लिए कोई उचित जगह नहीं मिलेगी। हम वहां पहुंच गए थे जहां पर मेरा दोस्त अर्जुन हम दोनों को पहुंचाना चाहता था, लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि वहां पर पहुंचने के बाद हमें ना ही तो कोई होटल नजर आ रहा था और ना ही हमें रुकने के लिए कोई सही जगह मिल रही थी। ऐसे में हमारी मुसीबतें बढ़ने लगी थी और ऊपर से गाड़ी का पेट्रोल भी अब खत्म होने लगा था। आसपास में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं था। ऐसी हालत में हम इतना तो समझ गए थे कि सुबह होने से पहले हमारी समस्या का कोई भी इंतजाम नहीं होने वाला था, जो कि एक तो मेरे दोस्त अर्जुन ने हम दोनों को ऐसी जगह पर पहुंचा दिया था जहां चारों तरफ केवल और केवल सन्नाटा पसरा हुआ रहता था। ऊपर से ये जगह भी थोड़ी अजीब टाइप की थी, पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ से ट्रैवल करने वाले लोग बेहद कम नजर आ रहे थे। काफ़ी रात होने के बाद जब मैं और मेरा दोस्त हम दोनों उस इलाके में पहुंचे जहां पर हम दोनों को पहुंचना था, तो हमने वहां जाकर देखा कि सच में वहां की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। अब तक केवल और केवल अंधेरा पसरा हुआ रहता था, लेकिन मेरे दोस्त का इतने से पेट नहीं भरा था। अब वो गाड़ी से उतरने लगा। मैंने उसे मना भी किया कि हम बाहर से ही देख लेंगे, फिर सुबह होने के बाद इधर उधर घूम लेंगे, लेकिन वो कहाँ मेरी बातों को मानने वाला था। उसे तो मुसीबतों को बुलावा देने की चुल मची हुई थी। हम दोनों दोस्त गाड़ी से नीचे उतरे तो हमने देखा कि गाड़ी के बाहर हमें सूखी मिट्टी नजर आ रही थी और उस सूखी उड़ती धूल में एक अजीब सी चीज के होने का एहसास हो रहा था। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई भूत दिख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि हम दोनों के अलावा यहाँ पर तीसरा भी मौजूद है, लेकिन हम उसके होने का सिर्फ एहसास कर सकते थे। तभी एक हवा का झोंका आया और अचानक हमारे करीब से गुजर गया। मुझे ऐसा लगा जैसे उस हवा के झोंके ने मेरे पूरे के पूरे बदन को छलनी कर दिया था। मैं पूरा अंदर तक कांप गया था, पता नहीं क्यों, लेकिन उस हवा के झोंके के गुजरते ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मेरे शरीर के अंदर अब जान बाकी नहीं थी। घुटनों में दर्द होने लगा था और मेरा पूरा शरीर जैसे टूट सा गया था। मुझे तो एक बार के लिए ये चीज़ समझ में नहीं आई कि एक हवा का झोंका भी इस तरह की हरकत पैदा कर सकता था। उसके बाद मैंने अपने दोस्त को गाड़ी में बैठने को कहा, क्योंकि अभी यहाँ पर रुकना हमारे लिए खतरनाक हो सकता था। लेकिन अर्जुन तो जैसे मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। बस उसे तो इस डरावनी रात में भूत प्रेत को देखने का मजा आ रहा था।
ऐसा नहीं था कि मैं भूत प्रेत को मानता था, लेकिन हर कोई इस तरह की जगह पर आने से पहले 100 बार सोचता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बस ट्रिप के दौरान गलती में इस चीज़ को मैप पर सर्च कर लिया था और फिर अर्जुन के हट को मानकर मुझे यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन अब जो होने वाला था उसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। मुझे मालूम नहीं था कि आने वाला वक्त मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ा कर देगा। अचानक ही अर्जुन, जो कि उस हॉस्पिटल के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, उसके पैर एकदम से रुक गए और वो आगे जाने के बजाय अब वापस से पीछे की तरफ घूमने लगा और तुरंत ही मेरी ओर आने लगा। मुझे तो लग रहा था कि अर्जुन शायद अकेला उस तरफ नहीं जाना चाहता, वो डर गया है। लेकिन जैसे वो मेरे पास आया तो मैंने देखा कि उसका माथा पसीने से भीग गया था। पसीने की बूंदें उसके माथे पर साफ साफ झलक रही थी। उसके बाद मैंने अर्जुन से कहा, भाई क्या हुआ तुझे, तू इस तरह की हालत में क्यों है? लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए गाड़ी के अंदर बैठ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इसके बाद मैंने इस मामले को जानने के लिए जब दूसरा दरवाजा खोलते हुए गाड़ी के अंदर गया तो मैंने देखा कि अब अर्जुन की सांसें फूलने लगी थी और वो हाँप रहा था। मैंने फिर से एक बार अर्जुन के कान की तरफ अपना मुंह ताकते हुए कहा, अरे भाई बता तो सही, तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तभी उसने कहा, वो उस हॉस्पिटल के दरवाजे पर। इतना कहते ही उसके मुंह से एक बहुत ही जोर की चीख निकल गई और एकदम से गाड़ी का दरवाजा खुल गया। ये सब इतना डरावना था कि जिसे मैं अपनी जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। उसके बाद मेरा दोस्त अचानक ही गाड़ी से नीचे गिर पड़ा और फिर उसका एक पैर हवा में उठ गया। मुझे लगा कि अब उसकी मौत करीब आ गई है और अब मैं भी काफ़ी डर गया था। लेकिन तभी मेरी साइड वाला दरवाज़ा भी एकदम से ही खुल गया और दरवाजे के खुलते ही मैं भी तुरंत ही गाड़ी से नीचे गिर पड़ा। गाड़ी से नीचे गिरते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि किसी ने मेरे बदन को एकदम से जकड़ लिया था और मेरे शरीर को कुछ इस तरह से जकड़ा गया था कि मैं चाहकर भी अपने शरीर को नॉर्मल नहीं कर पा रहा था। और उसके कुछ देर के अंदर ही मेरा शरीर ज़मीन पर जाने लगा और उसके बाद दर्द के कारण मेरी आंखें बंद हो गई। कुछ देर के बाद जब मैंने अपनी आंख खोलकर बाहर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मैं एक मेज के ऊपर लेटा हुआ था और जब मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो वहां पर मुझे हॉस्पिटल की दीवारें नजर आ रही थी जिनके ऊपर प्लस का निशान बना हुआ था। मैं समझ गया था कि आखिर हम उस भूतिया हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गए, जहां पर पहुंचने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए था। अब डर और खौफ दोनों मेरे ऊपर सर चढ़कर बोल रहे थे और ऊपर से मुझे अपने दोस्त अर्जुन भी कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। काफ़ी बार मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की लेकिन अर्जुन कहीं भी नहीं दिखा। ऊपर से जब मैंने उस मेज के ऊपर से उठने की कोशिश की तो एक बार कोशिश करने के बाद मैं झटके से वापस से नीचे गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नीचे की तरफ चुंबक लगा दी हो और मेरा शरीर लोहे का बन गया हो, जिस वजह से मेरा बदन वापस से टेबल पर टिक गया। कुछ देर तक तो ऐसा ही होता रहा लेकिन उसके बाद अचानक ही मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और जैसे ही मैं अपनी गर्दन को हिलाते हुए दरवाजे की ओर देखने लगा तो मैंने देखा कि दरवाजे से एक नर्स अंदर दाखिल हुई थी और उसके पीछे पीछे 40 साल का दिखने वाला एक डॉक्टर भी उस दरवाजे के अंदर आ गया था। तभी मैंने देखा कि उस डॉक्टर के हाथ में कुछ अजीब सी चीज़ है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये डॉक्टर अभी अभी किसी को मारकर आया है। उसके हाथ में इंजेक्शन के साथ साथ और भी कुछ हथियार थे जिनसे हम घास वगैरह काटते हैं। जब मैंने उस डॉक्टर के हाथ में इन सभी चीज़ों को देखा तो मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए क्योंकि वो खून से सने हुए थे। उसके बाद वो मेरे करीब आया और बोला, तो कैसे हैं सर आप? और फिर वो हल्की हल्की सी मुस्कान देने लगा। उसकी ये डरावनी मुस्कान मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा रही थी और तभी उस कमरे के अंदर लगी सारी की सारी लाइट पल भर के अंदर ही फ्लिप करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उन फ्लिप करती हुई लाइटों के अंदर ही उस डॉक्टर का चेहरा बदल गया था। पता नहीं क्यों लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब उसका चेहरा तो बदल ही गया था और उसके साथ साथ वो मेरी जान लेने वाला था। इससे पहले कि वो डॉक्टर कुछ कर पाता, अचानक ही वहां पर एक बार फिर से दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और इस बार जब मैंने इस आवाज़ को सुना तो मैंने देखा कि दरवाजे के पास अर्जुन खड़ा था जिसके हाथ में लोहे की एक चीज़ थी और वो पूरा खून से लहूलुहान था। मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर अर्जुन इस तरह की हालत में कैसे हो गया।
फिर जब मैंने उसके हाथ में उस लोहे की चीज को और ध्यान से देखा तो इस बार मैंने पाया कि वास्तव में वो कोई रॉड नहीं थे, बल्कि भगवान के मंदिर में जो शिव जी का त्रिशूल लगा हुआ होता है वही उसके हाथ में था। लेकिन फिर से मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें अनसुलझे किस्सों की तरफ भटकने लगी। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर उसके पास ये शिव जी का त्रिशूल आखिर आया कहाँ से, क्योंकि यहाँ आजू बाजू में तो कोई मंदिर भी नहीं था। उसके बाद वो मेरे पास आ गया और उसके मेरे पास आते वो डॉक्टर वहाँ से अपने कदमों को पीछे हटाने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक प्रेत एक इंसान से कैसे डर सकता था। एक बार फिर से लाइट जल गई और लाइट के जलते ही मैं उस डॉक्टर का चेहरा साफ साफ देख पा रहा था। तभी मैंने देखा कि वो एक नॉर्मल सा दिखने वाला डॉक्टर है, बस उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसकी गर्दन बार बार 360 डिग्री के कोण पर घूमे जा रहे थे। मुझे समझते हुए ज़्यादा देर नहीं लगी कि ये वही डॉक्टर है जो ब्रिटिश शासन काल में लोगों की मौत पर रिसर्च किया करता था, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वहाँ पर अर्जुन आ गया। अर्जुन के हाथ में जैसे उसने त्रिशूल देखा तो वो हवा में धुआं हो गया और उसके बाद अर्जुन ने मुझे उठाया और तभी हम दोनों जल्दी से उस हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगे। आते वक्त अर्जुन ने बताया कि जैसे वो ज़मीन पर घसीटते हुए इस हॉस्पिटल के अंदर आ रहा था तो अचानक ही उसके हाथ में कोई लोहे की चीज़ आ गई और जैसे उसे एहसास हुआ कि ये कोई भगवान का त्रिशूल है। और इसी तरह बात करते करते मैं अपने दोस्त अर्जुन के साथ कुछ देर के अंदर ही उस हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। और हैरान की बात तो ये थी कि उस हॉस्पिटल के अंदर हमें किसी चीज़ का डर भी नहीं लग रहा था। जैसे हम दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले तो मैं अर्जुन के आगे आगे चल रहा था और अर्जुन मेरे पीछे पीछे। बहुत ही जोरदार दर्दनाक आवाज़ सुनाई देने लगी और इस आवाज़ को सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन दूसरी पल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि अर्जुन की थी और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। लेकिन अर्जुन तो मेरे साथ था। और उसके बाद मैंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि मेरे पीछे वो त्रिशूल ज़मीन में गड़ा हुआ था और इसी बीच मुझे अपने गले में बहुत ही जोर की एक जलन महसूस होने लगी। जैसे मैंने अपने गले को टटोला तो मेरे हाथ में माता कर्णी की वो मूर्ति आ गई जो मैंने बचपन में ही पहन ली थी, क्योंकि माता कर्णी हमारी कुल देवी थी और हमेशा से हम उसमें श्रद्धा और विश्वास रखते थे। मुझे समझ में आ गया था कि मेरी जान बचाने वाली माता कर्णी थी, लेकिन मैं इतना भी समझ गया था कि मेरा दोस्त अर्जुन अब नहीं बचने वाला। उसके बाद मैं उस हॉस्पिटल के अंदर अपनी हिम्मत जुटाने के बावजूद भी नहीं जा पाया और गाड़ी में आकर बैठ गया। मैंने सुबह तक अपने दोस्त का इंतजार किया लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं था। फिर मैंने सुबह वहाँ से गुजरने वाले साधनों को रुकवाया और कुछ लोगों को सारी बात बताई तो वो सभी लोग उस हॉस्पिटल के अंदर पहुँचे और उन्हें मेरे दोस्त अर्जुन की लाश मिली। कहते हैं कि रात होने के बाद उस हॉस्पिटल में कोई नहीं जाता, मगर सुबह के माहौल में कुछ लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। उसके बाद मेरे दोस्त की डेड बॉडी को हॉस्पिटल में पहुँचाया गया और फिर उसे घर पर पहुँचा दिया गया। लेकिन आज भी उस रात की याद आने पर मेरा दिल कांप जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या माता कर्णी ने मुझे अर्जुन के रूप में आकर बचा लिया। मेरा दिमाग असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि जिसे लोग काल्पनिक कहानी मानते हैं वो एक वास्तविकता से जुड़ा हुआ किस्सा है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।